अभिनंदन। नमस्कार। उद्धव ठाकरे का खेल बिगड़ता जा रहा है, कुछ नतीजे पहले ही सामने आ गए चुनाव से पहले। जी भाऊ। नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आप लोग उधर बैठे हो, मैं यहाँ हूँ मुंबई में। जी। आप लोग जो खबरें देख रहे हैं उसमें कुछ दम नहीं है। आपको एक बात बता दूं, देखो, पर्चा भरने का आखिरी दिन था 30 दिसंबर। उसके 2 दिन पहले घोषणा हो गई कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उनमें सीट का बंटवारा हो गया, गठबंधन हो गया, और प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है उसको कांग्रेस ने 62 सीटें दी है, बाकी सीटें कांग्रेस अपने पास रख रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। 30 तारीख के दूसरे दिन 31 दिसंबर को खबर आई कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने 16 जगह कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए। इसका मतलब जानती है आप? इसका मतलब यह है कि आपके पास हारने के लिए भी 16 जगह पर कैंडिडेट नहीं थे जो जाकर पर्चा भरे और हार जाए, कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव में पर्चा भरे। पर्चा भरने के लिए आपके पास 62 में से 16 जगह पर कैंडिडेट भी नहीं है, और आप कांग्रेस के साथ सीट का बंटवारा कर रहे हो। कांग्रेस उसकी जान पहचान करे बिना उनको 62 सीट दे रहे। इसका मतलब कांग्रेस कितनी सीरियस है, प्रकाश अंबेडकर कितना सीरियस है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे कितने सीरियस है? कोई सीरियस ही नहीं है। बीजेपी और बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये 3 नेता और उनकी पार्टियां छोड़कर इस चुनाव में बाकी की पार्टियां, उनके विरोधी पार्टियां बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये टाइम पास कर रहे हैं। हाँ चलो लड़ते हैं तो चलो लड़ेंगे, जाते जाते देख लेंगे। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो बात एक होती है ना, आपको बीजेपी को हराना है, मुंबई का मेयर अपनी पार्टी का लाना है, तो इसके लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट लाने पड़ेंगे। जिस कैंडिडेट को चुनाव जीतना है उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हो तो आपको पूरी तैयारी से उतरना पड़ेगा। आपके पास हारने के लिए कैंडिडेट नहीं है तो आप जीतने के लिए कैंडिडेट कहां से लाओगे और चुनाव कैसे लड़ोगे? ये क्या चल रहा है मालूम है? आप जो दिल्ली में बैठकर या कोलकाता या चेन्नई में बैठकर जो खबरें यहाँ की सुनते हो ना, तो आप कमेंट्री सुन रहे हो। पुराने जमाने में टीवी पर मैच नहीं दिखाई देती थी, हम लोग कमेंट्री, ट्रांजिस्टर कान को लगाकर कमेंट्री सुनते थे, और जो कमेंटेटर था वो जो रिपोर्टिंग करता था वो हम सुनते थे, हमको तो दिखाई तो कुछ नहीं देता था। अब वो गावस्कर के जगह किसी और को, कपिल देव का नाम लेता तो हम समझते कि भाई कपिल देव बैटिंग कर रहा है। मानो एक तरीके से आज का जो अपोजिशन महाराष्ट्र में है वो एनडीए के इशारों पर नाच रही कठपुतली है। ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे तय करते हैं कि आज कौन नाचेगा, और ये नाचते। इतनी बुरी हालत है इनकी, क्योंकि इनको लड़ना नहीं है। ये समझते हैं कि हम मीडिया में धमाका पैदा कर देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अब देखिए, मीडिया जो है वो सिर्फ 4 या 5% लोगों तक पहुंचता है। हमारी भी सुनने वाले 10% से ज्यादा नहीं है, 90% लोग हमारी बात सुनते भी नहीं है। तो हम खामखा ऐसा गर्व ना करें कि हम लोगों का मत बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। 90% लोग कोई भी बात, यानी न्यूज़पेपर हो, यूट्यूब हो, या कोई सुनते नहीं है। वो अपने तरीके से सोचते हैं, खबरें देखते, कोई नहीं देखते, जो चीज हो रही है देखते हैं, अपना वोट तय करते। अब वोटिंग जो होता है, चुनाव जो होता है, वो मानो 12, 15, 20% के लिए होता है। 80% वोटिंग जो है वो फिक्स है, किसी ना किसी पार्टी के लिए है। 15 या 20% जो फ्लोटिंग वोटर होता है उसको आकर्षित करने के लिए पूरा तमाशा किया जाता है। बाकी बीजेपी का देखो, 25 से 30% बीजेपी का महाराष्ट्र में वोटर फिक्स है। उद्धव ठाकरे का 12-14% फिक्स है।
एकनाथ शिंदे का 12-14% फिक्स है, अजीत दादा का ऐसा कोई फिक्स है, कांग्रेस का समझो 17-18% फिक्स है। तो ये आप इकट्ठा करो तो अंदाजन 75-80% वोजन हो जाता है। तो हर समय लोकसभा हो, विधानसभा हो, कारपोरेशन हो या उपचुनाव हो, उसके लिए 20% वोटर ऐसा होता है कि वो उस चुनाव के आधार पर या कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट करता है, और पूरा उसको लुभाने के लिए जो कोशिश होती है उसको चुनाव बोलते हैं। 80% वोटर फिक्स है। तो कोई मजाक करते हैं। देखो अभी भी बिहार का चुनाव हमने देखा, बिहार के चुनाव में सीटें आरजेडी की कम हुई, लेकिन बीजेडी का आरजेडी का वोटिंग परसेंटेज देखो, उनका सुपड़ा साफ नहीं हुआ, वो पार्टी जिंदा है। कांग्रेस के पास 6-7% है, लेकिन आरजेडी के पास कम से कम मुझे मेरा ख्याल है 24-25-27% वोट है। लेकिन हम खबरें देते इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो दूर कोई बैठा हुआ कर्नाटक का समझता है अरे यानी लालू का परिवार खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं होगा। उनके 27%, 26% वोट है तो वो रिसरेक्ट हो सकते हैं। तो वैसी ही बात यहां भी है। तो जो चुनाव के लिए प्रचार वगैरह तमाशा चलता है वो 15 या 20% के लिए होता है। अगर उस पर जो ज्यादा कब्जा करेगा, वो जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करेगा, वो फाइनल लड़ाई जीत जाता है। आपने देखा विधानसभा में इतने, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, एकदम सुनामी जैसे रिजल्ट आ गए। क्यों हो गए? 4, 4.5, 5% वोटिंग महाराष्ट्र में बढ़ाया गया, बिहार में 6% वोटिंग बढ़ाया गया। और क्या हो गया? अगर ये वोटिंग जो पार्टी बढ़ाएगी तो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा वो बढ़े हुए वोट में होता है और वो बाजी मार जाता है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये जो आपका कोई चैनल का एक रिपोर्टर है राजीव रंजन, या माहौल क्या है वगैरह करता है ना, उसका एक मैंने वीडियो देखा। तो उसमें एक बढ़िया बात थी। एक 60-70 साल की महिला, बुढ़ी महिला, उसको वो बोलता है किसको वोट दिया, तो वोट देकर निकल रही है। किसको वोट दिया? बोले मोदी को वोट दिया। तो बोले अच्छा, क्यों मोदी को दिया, नीतीश को क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तेजस्वी क्यों नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। आखिर में वो उस महिला को बोलता है कि आप मोदी को वोट कैसे दे सकते हो, यहां तो मोदी का कैंडिडेट ही नहीं है। तो वो महिला उसको समझाती है मैंने मोदी को ही वोट दिया है। तो बोला मोदी का चुनाव चिन्ह तो कमल है, यहां तो कमल है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं नहीं बोली, मोदी का कमल नहीं है, यहां मोदी का तीर है। यानी उस औरत को किसी ने बड़ी तरीके से समझाया है कि अगर इस चुनाव क्षेत्र में तुम मोदी को वोट देना चाहते हो तो तुमको तीर पर बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि कमल निशान मिलेगा नहीं। या तो कमल दबाओ या तो तीर दबाओ। तो इस महिला को जिसने समझाया, इस माइक्रो लेवल पर जब प्रचार जाता है तो चुनाव के नतीजे अपने आप समझ आते हैं। जो मैंने 200 का आंकड़ा बोल दिया था बिहार में, तो मैं ऐसे चुनाव वीडियो देखता हूं, उसके आर पार जाकर उसका आशय, उसका सार निकालना चाहता हूं, जो शायद इंटरव्यू लेने वाले को पता नहीं है बुढ़िया क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया कि किसी ने घंटों बैठकर उसको कन्विंस किया है कि या तो तीर दबाना या तो कमल दबाना। तो इस ढंग से जो मेहनत होती है वो तुम मीडिया में कितनी भी ऐड करो, कितने भी इंटरव्यू दो, उससे काम होने वाला नहीं है जो माइक्रो लेवल पर होता है, और वो वोट पक्का होता है। तो महाराष्ट्र में भी वही हुआ है। बीएमसी या पूरे जो 29 कॉरपोरेशन है उसमें बड़ी आसानी से एनडीए बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी, मेरा अंदाजा है कि बीजेपी कम से कम 18 या 20 कॉरपोरेशन में जीत जाएगी। एकनाथ शिंदे 2-3 कॉरपोरेशन में जीत जाएंगे, अजीत दादा 1-2 कॉरपोरेशन में, या दोनों तीनों मिलकर 1-2 कॉरपोरेशन में। तो शायद 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन को कॉरपोरेशन छूटेंगे। उसमें मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पुणे नहीं है। यानी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो है वो पूरी की पूरी एनडीए के पास आ जाएगी।
और फिर वही रोना धोना शुरू हो जाएगा, ईवीएम ने जिता दिया, तो रोना धोना शुरू होगा। अभी अभी तो गोवा में और कर्नाटक में बैलेट पर हो गया, वहां क्या हो गया। तो जो हारने वाला होता है ना, वो इसी ढंग से रोता, निगेटिवली थिंकिंग करता है, उसके आगे नहीं जाता। भाऊ, आपने एक्सपेक्टेड नंबर बताया है, शायद से इनको ये बात पता चल गई है, उद्धव अपने आप को अकेले समझ रहे हैं, मतलब इन्हें काम नहीं करना, जैसे कि आप बता रहे हैं, शरद पवार उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और कांग्रेस ने तो इनको पता नहीं कब का छोड़ दिया है। अब जहां तक उनके भाई जो राज ठाकरे हैं उनके साथ आ गए हैं, लेकिन अब इससे आगे क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, ये तो होने वाला था, ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ दिया, पिछले 6 साल से मैं उनको ही समझा रहा हूं कि तुमने अपने पिता की विरासत मिट्टी में मिला दी। एक एक पहचान होती है, देखो बाबू तोरसेकर ये मेरी पहचान है, अगर मैं वही मिटा दूं तो कौन मुझे पूछेगा। मनविंदर एक अपनी पहचान लेकर चलती है, अगर वही डिलीट कर दो तो तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। आज उद्धव ठाकरे खुद को नहीं पहचान पा रहे, जिनका भाषण हमेशा मेरे हिंदू बंधु भगिनी वगैरह बोलते थे, आज वो नहीं बोलते, नहीं बोलते। तो किसकी पहचान मिटा दी आपने? अपनी ही पहचान मिटा दी है। तो वोटर इनको पहचानेगा कैसे, कौन हो तुम भाई? हम तो नहीं जानते। बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट थे, तुम तो मुल्ला हो गए। तो अपने आप उन्होंने अपनी पहचान खराब कर दी। अब आपको आंकड़े बताता हूं, देखो लोग विधानसभा में जो क्या बोलते हैं उसको, वोटिंग हुई थी, उसमें बीजेपी को 29 पॉइंट कुछ परसेंट मिला था, एकनाथ शिंदे को 17% कुछ मिला था, तो दोनों को मिलाकर 46% से ज्यादा होते। अब उद्धव ठाकरे को कुछ 23% वोट मिले थे, राज ठाकरे और कांग्रेस के साथ होते हुए उद्धव को 23% मिले। हाँ, अब राज ठाकरे को 7% मिले थे, तो वो एडिशन करके उनके 30% बनते, और शिंदे और देवेंद्र के 46% बनते। 16% का गैप है। ये गैप कैसे भरोगे? समझो 4% इनके कम हो गए और इनके 4% बढ़ गए, तो भी 34 और 42 होता है। 8% का तो गैप और बचता है, कहां से लाओगे? तो कहने का मतलब ये सामने दिखाई देता है। फिर अभी अभी एसेंडिया नाम के जो कोई है पोल करने वाले, ओपिनियन सर्वे, उनके आंकड़े आए, उनमें उन्होंने दिखाया कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस एग्जिट पोल में उन्होंने जो सर्वे किया था, उसमें मराठी में 58% एनडीए के खाते में थे मराठी वोटर, और सिर्फ 28% मराठी वोटर उद्धव के या एमबीए के साथ थे। आज की तारीख में जो अभी अभी एसएनडीए ने सर्वे किया है, उसमें वो बोलते हैं कि 42%, यानी एनडीए को जो वोट मिले थे उसमें 16% या कुछ, हाँ 16% कम हो गया। 42% मराठी वोटर शिंदे और देवेंद्र के साथ है, और दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ 44% है, 2% का फर्क है। मुस्लिम वोटर जो है, जो विधानसभा में 72% उद्धव के साथ था, आज की तारीख में वो बस 28% बचा है, 28%। तो ये घाटा उद्धव ठाकरे कहां से भरेंगे? सीधी बात है। नॉन मराठी जो है वो 58%, 56% थे, वो 54% हो गए एनडीए के साथ। उद्धव के साथ जो कुछ 34% विधानसभा में थे, वो और घट गए। तो आंकड़े बोलते हैं, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आंकड़े जो बोल रहे हैं, वो कान में अगर रुई डाली है तो निकालो, आंखें खोलो, आंखें खोल कर देखो, कान की रुई निकालो और आंकड़े बोल रहे हैं सुनो, दिखाई देगा। वो समझाने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि ये घर से बाहर निकले नहीं है। 15 को वोटिंग है, 10 दिन के बाद
उसमें से 2 दिन निकालो तो 8 दिन बचे हैं प्रचार के लिए, लेकिन ठाकरे भाई आज तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, ना कोई मीटिंग की। तो चुनाव क्या मजाक है? चुनाव अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर मंगवाने वाली चीज होती है? आपको जाना पड़ता है, आपको डिलीवरी बॉय होना पड़ेगा। अब ऑफिस में बैठकर क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर से इधर का माल उधर नहीं कर पाओगे। वोटिंग घर घर में जाना पड़ता है। और पिछले 6 महीने ये सिर्फ भाई भाई साथ आने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने कैंडिडेट फिक्स नहीं करे। कैंडिडेट के लिए भी 10 दिन का समय सिर्फ मिला है। वो अपने वार्ड में कम से कम 30-40 हजार का वार्ड होता है मुंबई का। इतने लोगों के पास पहुंचना, ठीक है 5-6 हजार लोगों के पास तो पहुंचना पड़ेगा, तो आसान बात नहीं है। ये हारे हैं और मन से हारे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। बस हमारे लिए भगवान तू कुछ कर, दुआ मांग रहे। मराठी मानुस नाम का जो भगवान है उसके पास ये दुआ मांग रहे, भाई हमारे लिए तू कुछ कर, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। तो चुनाव का नतीजा मेरे बिल्कुल सामने है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने भाऊ बिल्कुल सही बताया, और जो नतीजा आप देख रहे हैं। एंड एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, आप कह रहे थे कि हमें लोग सुनते नहीं है, तो भाऊ आपको लोग बहुत सुनने के लिए आते हैं। आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।